तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो हम लोग पिछली कक्षा में संसाधन के बारे में जाने थे। संसाधन के कुछ उसके प्रकार पढ़े थे। लास्ट टॉपिक था समिति के आधार पर संसाधन के प्रकार, ठीक है। और आज हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, संसाधन एवं विकास, यानी कि संसाधन विकास से कैसे जुड़ी हुई है। कल मैंने पिछली कक्षा में ये बताया नहीं था, कुछ टॉपिक था उसको बताने के बाद बताने वाला था, ठीक है। आज इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग, संसाधन विकास से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं संसाधन, अगर संसाधन का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो उसे विकास संसाधन से हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को, जैसे हम लोग पहले के जमाना में चिट्ठी को खत लिखते थे, ठीक है, पत्र लिखते थे किसी के पास, अपने दूर रिलेटिव के पास खत लिखते थे, भेजा जाता था। लेकिन आज क्या हो गया, आज मेरे पास, हम लोगों के पास मोबाइल आ गया है। उस मोबाइल को आज हम लोग मोबाइल से यहीं से लिख के उसके पास भेजते हैं, मतलब कुछ पलों में वहां पे मैसेज चला जाता है। तो हम लोग संसाधन का सही तरीके से उपयोग किए हैं, ठीक है, तो वो विकास संसाधन के रूप में आ गया है। मोबाइल को हम लोग विकास संसाधन के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। तो आज आगे पढ़ते हैं। कुछ संसाधन के प्रकार बच गए थे, एक और संसाधन के प्रकार बच गए थे जो कल हम नहीं बता पाए थे, समय कम था तो, ठीक है। विकास के स्तर के संसाधन पर आधार पर संसाधन के वर्गीकरण को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो संभावी संसाधन, ठीक है, पहला पढ़ेंगे संभावी संसाधन। संभावी संसाधन के बारे में जानेंगे, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि वो संसाधन जो अभी यहाँ पे कोई क्षेत्र में उपलब्ध है लेकिन उसका यूज अभी नहीं किया गया है, क्योंकि उसको भी जरूरत नहीं पड़ा है, जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम लोग हिमालय, जैसे भारतवर्ष में हिमालय पर्वत है, वहां पे बहुत सारे जड़ी बूटी खनिज अभी पाया गया है, ठीक है, पाया जाता है, लेकिन उसका यूज अभी नहीं किया गया है, जरूरत नहीं पड़ा है, जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज होगा। बहुत सारे खनिज भी वहां पे हैं लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ा है, तो जरूरत के अनुसार इसका यूज किया जाएगा। तो संभावी संसाधन, यानी कि वहां पर संभावना है, बहुत सारी चीजों की संभावना है लेकिन उसका यूज अभी लाया नहीं गया है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं विकसित संसाधन, ठीक है। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब उनके बारे में जानकारी हो गया हम लोग का, ठीक है, कि मेरे भारतवर्ष में है और उनको गुणों का माप भी कर दिया गया, मतलब किस क्वालिटी की वो चीज है, ठीक है, और मात्रा भी निर्धारित कर दिया गया है, कहाँ पाए जाते हैं, कितना है। जैसे झारखंड में कोयला खदान है, झारखंड में बहुत सारे कोयले खदान है, धनबाद में, वहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं हम लोग झारखंड का कोयला खदान, ठीक है। झारखंड में बहुत सारे कोयला खदान है, यानी कि उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं, उनकी मात्रा के बारे में जान चुके हैं, किस क्वालिटी के कोयला है, ठीक है, और यूज होते जा रहा है अभी, ठीक है। तो इसको विकसित संसाधन बोलते हैं, यानी कि विकसित हो गया है, ठीक है, भारत में उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके भंडारी संसाधन के बारे में जानेंगे। भंडारी संसाधन तो होते क्या है, ठीक है। पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, वो भंडारी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि भंडारी संसाधन किसको बोलते हैं, अभी धरती पर है, भारतवर्ष में अभी मतलब उपलब्ध है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के कारण क्यों नहीं यूज कर पाए, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उस स्टेट का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है। जैसे कि आप लोग परिभाषा में हम बताए थे, संसाधन की परिभाषा में कि 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है संसाधन के यूज करने के लिए, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है, सांस्कृतिक, यानी कि सोसाइटी हम लोग का एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, भंडारी संसाधन में 2 चीज है, ठीक है, संसाधन भी उपलब्ध है लेकिन वहां पर किस चीज का अभाव है, प्रौद्योगिकी का अभाव है, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी का अभाव है, इसलिए उसे भंडारी संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं राजस्थान में, जैसे कि वहां पे क्या होता है राजस्थान में, एग्जाम्पल के तौर पर जाने भंडारी संसाधन को, जैसे वहां पे नदी है, हमारे पास नदी है, कोई स्टेट में नदी है, ठीक है, जैसे बिहार राज्य में नदी, कोई भी नदी बह रहा है, वहां पर हम लोग डैम नहीं बना सकते हैं क्योंकि बिहार का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है। अभी ठीक है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, वहां पर अभी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसलिए वहां पर डैम का यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि डैम नहीं बना सकते हैं। लेकिन वहां पर जल उपलब्ध है, जल के उपयोग करके हम लोग डैम बना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नदियां भी हैं, ठीक है। और जैसे राजस्थान में
बहुत सा तूफान आते हैं, हवा चलते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग बिजली का उत्पादन हवा के उपयोग कभी कर सकते हैं, बड़ा बड़ा एयर टर्बाइनर लगाकर कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर सौर ऊर्जा भी लगा के बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण वहां पर अभी हम लोग बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे, भंडारी संसाधन, यानी कि वहां पे कोई चीज उपलब्ध है संसाधन के लिए, लेकिन इसके अनुसार प्रौद्योगिकी अभाव के कारण उसका यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको भंडारी संसाधन बोलेंगे। अब पढ़ेंगे संचित कोष संसाधन, इसका ही भाग है संचित कोष संसाधन, ठीक है। भंडारी संसाधन का पार्ट क्या हो गया, संचित कोष संसाधन। जैसे कि वे संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीकी अभाव के, मतलब तकनीकी, यहाँ पर कुछ टॉपिक छूट गया है, माफ कीजिएगा, तकनीकी अभाव के कारण ज्ञान के उपयोग में प्रयोग नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित कोष संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, वहां पे भी लाया भी जा सकता है, मतलब संसाधन का उपयोग वहां पे करना चाहिए, लेकिन वहां पे भी क्या प्रॉब्लम है, इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे कि सब कुछ है लेकिन उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, जैसे बहुत राज्यों में बड़े बड़े नदियां हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे अभी डैम का शुरुआत नहीं हुआ है, डैम का शुरुआत नहीं हुआ है, यानी कि बिजली उत्पादन वहां पे डैम नदी पानी द्वारा बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको संचित कोष संसाधन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब पढ़ेंगे एजेंडा 21। पहले जानेंगे एजेंडा 21 है क्या, ठीक है। तो 1992 क्या, 1992 यानी कि 1992 में ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरो, एक शहर का नाम है, ठीक है, रियो डी जेनेरो नामक एक शहर है, तो कहाँ पे है, ब्राजील में है, ब्राजील में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा एजेंडा 21 के बारे में कि एजेंडा 21, ठीक है, कहाँ पे लागू किया गया, यानी कि कहाँ पे पारित किया गया था, तो ब्राजील में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो 1992 यानी कि 1992 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था, ठीक है। यानी कि पर्यावरण में हम लोग का जो भी क्षति हो रहा है, संसाधन के रूप में बहुत ज्यादा क्षति होता है, पेड़ पौधों को कटना, गरीबों को, तो उसका क्या करना था, उसका पूर्ति करना था। एजेंडा 21 का उद्देश्य यही था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भू संसाधन क्या है, तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भू संसाधन मतलब भू संसाधन से हम लोग, भू एक संसाधन है, यानी कि जमीन जहाँ हम लोग रहते हैं संसाधन ही है, चलते हैं एक तरह से हम लोग का संसाधन ही है, ठीक है। यहाँ पर पेड़ उपज रहे हैं, हम लोग यहाँ पर खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो क्या है, संसाधन है, संसाधन के रूप में इसका यूज कर रहे हैं। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति का देन है, जो भूमि क्या है, प्रकृति का देन है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रिया, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। जितने भी प्राकृतिक में ये सब वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, तो कहाँ पे हैं, हवा में थोड़ी हैं, ये सब जमीन पे ही उपस्थित हैं, ठीक है, यानी कि भूमि पर उपस्थित है। वन्य जीवन यानी कि जितने भी जंगली जीव रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो एक तरह से वो लोग के लिए क्या है, भू संसाधन बहुत उपयोगी है। मानव जीवन, हम लोग भी धरती पर रहते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा, यानी कि जितने भी गाड़ी चलते हैं, रोड बनते हैं, सब किसके कारण पॉसिबल है, सब भू संसाधन के कारण ही पॉसिबल है, ठीक है। अगर भू संसाधन नहीं होता तो हम लोग न चल पाते, यानी कि हम लोग हवा में तैरते रहते, ठीक है। अपने भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीकों से करना चाहिए, योजनाबद्ध और तरीके से करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था, यानी कि भूमि एक सीमित संसाधन है, यानी कि भूमि का ज्यादा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसको कहीं कहीं होता है भूमि, हम लोग भूमि के लिए कहीं कहीं वन लगाते हैं, बहुत सारे मतलब संख्या में हम लोग पेड़ पौधे रोपते हैं। क्यों रोपते हैं, दो या हम लोग ऑक्सीजन देता है या भू संरक्षण करता है, यानी कि भूमि का कटाव कम होता है उससे, बाढ़ उड़ में भूमि का कटाव बहुत कम होता है, यानी कि ये सीमित रूप से होता है, इसलिए हम लोग, अब सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन
बाढ़ वाला जितने भी इलाके हैं वहाँ पे भूमि को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने के कारण वहाँ पर भूमि कटाव ना हो, यानी कि भूमि मिट्टी एक दूसरे से बह के ना जाए। पेड़ पौधे लगाने से पेड़ों का जो जड़ होता है मिट्टी को बांध कर रखा हो रहता है और वहां से हिलने नहीं देता है, ठीक है। यानी कटाव होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में कटाव होता है। यहाँ पर भूमि क्या है, सीमित संसाधन है, इसका उपयोग हम लोग को बहुत सावधानी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भू संसाधन हो गया। अब देखेंगे भारत में भूमि संसाधन। अब भारत में भूमि संसाधन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, ठीक है। यानी कि 43% जो भू क्षेत्र मैदान है उसमें क्या होता है, कृषि होते हैं, ठीक है, यानी कि खेती होते हैं या उद्योग के विकास, यानी कि उद्योग के विकास यहाँ पे होते हैं। यानी कि भारत की ये जो पूरा है ये जो आपको ये पाई चार्ट में दिखाया गया है क्या है, ये भारत का भूमि है, ठीक है। 43% में क्या है, मैदान है। 43% में क्या है, मैदान है, इसमें कृषि होते हैं, ठीक है, उद्योग क्षेत्र का विकास होते हैं, यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां ये सब जैसे कि जूट की खेती ये सब होती है, सब इसमें कृषि होती है और इसका विकास होता है। किसका विकास होता है, यहाँ पे उद्योग का विकास होता है, ठीक है। लगभग 30% भू क्षेत्र में विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है तथा पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। और 30% में क्या है, पठार है, वैसे माफ कीजिएगा पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है, वैसे पर्वत जिनके बीच से या जिनसे नदियां बहती हैं। कौन नदियां, 12 मासी, यानी कि जो साल में कभी नहीं सूखती हो, हमेशा एक साल में हमेशा पानी कभी उसमें सूखता ही नहीं है, हमेशा उसमें पानी रहता है, इसको क्या बोलेंगे, 12 मासी नदियां बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर भारत में उसकी संख्या कितनी है, माफ कीजिए कितने प्रतिशत है, 30% भू क्षेत्र है जिसमें बारहमासी नदियों का प्रवाह बहते रहता है, ठीक है। 43% में मैदानी भाग हो गया जिसमें हम लोग कृषि करते हैं, 30% पर्वत भाग जहाँ पे बारहमासी नदियों का प्रवाह होता है, और पठार की संख्या 27% यानी 27, लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है, ठीक है। जैसे कि जिसमें खनिज, यानी कि खनिज में बहुत सारे कोयला आ गए हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं इसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं यहाँ पे, और वनों का अपार संचय कोष है, यानी कि वहां पर वन अभी उपजने वाले हैं, ठीक है। तो वैसा यहाँ पर कितना प्रतिशत है, यहाँ पर भारत में जमीन 27% क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि 43% मैदानी भाग है, पर्वत परसेंट 30% और पठार। ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा अपने माइंड में बैठा कर रखिएगा, पूछेगा कि भारत में मैदान का प्रतिशत कितना है, 43%, और पर्वत का प्रतिशत कितना है, तो 30%, पठार का 27%। ये आपका क्वेश्चन हमेशा पूछते रहेगा ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आप लोग इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही लास्ट टॉपिक था और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका क्लास आज का कैसा लगा। आज मेरा दूसरा क्लास था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो को खूब लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।